कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग दे रहे हैं। लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? बिल्कुल एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। देखिए, ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगी हुई है। ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी। कहाँ तक आपको जाना है? झांसी? ठीक है, कोशिश करते हैं। झांसी पहुँचाना तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए, कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो कभी किसी की फिक्र नहीं की। आज कांग्रेस अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए मजदूरों के कंधे का उपयोग करना चाहती है। राहुल जी भी पूरी तरह से उनके लिए सक्रिय हुए और उनकी दुख और व्यथा को जानने के लिए वो उनसे मिलने भी गए, ताकि उन्हें पता तो चले कि उनकी सचमुच प्रॉब्लम कौन सी है। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो। आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मजदूरों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसी तरह से खत्म नहीं हो रही है मजदूरों के नाम की सियासत भी। आज राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात का वीडियो जारी किया। मुलाकात 1 हफ्ते पहले हुई थी और वीडियो आज जारी किया गया। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उधर मायावती ने राहुल गांधी की हमदर्दी को नौटंकी बता दिया है। इसी पर हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग दे रहे हैं। लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? बिल्कुल एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। मजदूरों पर हो रही सियासत सरपट दौड़ रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कभी निशाना साधती है तो कभी मजदूरों के साथ बैठकर उनके दुख दर्द को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही है और वीडियो जारी कर रही है। आपका पूरा परिवार यहाँ? कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। दरअसल पिछले शनिवार को राहुल गांधी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिले थे। ये मजदूर हरियाणा से पैदल चलकर यूपी के झांसी जा रहे थे। राहुल ने उनसे बातचीत भी की थी और सरकार को घेरने के लिए बातचीत को रिकॉर्ड भी किया था। पुलिस वाले और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। अगर लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। हरियाणा में मतलब आम लोग? हाँ, आम लोग। पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती। पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन।
जैसे ही कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का वीडियो जारी किया गया, सियासत और गर्मा गई। बीजेपी ने पलटवार किया तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया। देखिए, ये राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सॉल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है, वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, 1 हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती। वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह से। इस बीच कांग्रेस बीजेपी की सियासत में मायावती की भी एंट्री हुई। बीएसपी सुप्रीमो ने राहुल गांधी के वीडियो को ड्रामा बता दिया। कहा, कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वह हमदर्दी वाला कम व नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की है, तो यह बेहतर होता। मायावती ने बीजेपी और मोदी सरकार को भी घेरा। लिखा, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें कांग्रेस के पद चिन्हों पर न चलकर इन घर वापसी कर रहे बेहाल मजदूरों को उनके गांवों या शहरों में ही रोजी रोटी की सही व्यवस्था करके आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर यदि अमल करती हैं, तो फिर आगे ऐसी दुर्दशा उन्हें शायद कभी नहीं झेलनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब कभी किसी की फिक्र नहीं की। आज कांग्रेस अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए मजदूरों के कंधे का उपयोग करना चाहती है। कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन हुआ। थोड़ी बहुत कठिनाई हुई होगी, मकसद था सबकी जान बचाने का, यहाँ तक के मजदूरों का भी। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ा तो संयम टूटा, मजदूर घर जाने पे उतारे हुए। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कभी बस का ड्रामा शुरू किया, कभी जाकर मजदूरों से बात कर ली। राहुल जी भी पूरी तरह से उनके लिए सक्रिय हुए और उनकी दुख और व्यथा को जानने के लिए वो उनसे मिलने भी गए, ताकि उन्हें पता तो चले कि इनकी सचमुच प्रॉब्लम कौन सी है। तो एक परिवार जो झांसी जा रहा था पैदल, उससे वो मिले और उनकी दुख व्यथा सुनी, ताकि उन्हें अंदाजा लगे कि ये जो मजदूर जा रहे हैं इनकी क्या समस्या है। और यही उन्होंने अपने यूट्यूब पे चैनल पर डाल के जनता से उसकी साझा किया। मजदूरों पर सियासत तो खूब हो रही है। बसों से लेकर ट्रेन तक पर राजनीति हुई, लेकिन मजदूरों का दर्द कम नहीं हो रहा। भूख और बेबसी से परेशान मजदूर अब भी हंगामा और बवाल करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई असर नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। मजदूरों की लाचारी पर सियासत इतनी भारी क्यों है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हल्ला बोल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। एलजेपी की ओर से अरविंद वाजपेयी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जेडीयू की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की ओर से रखेंगे पक्ष। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव भी बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आपसे ही शुरुआत करते हुए, सीधे सीधे राहुल गांधी के वीडियो को देखकर आरोप लग रहे हैं और मायावती ने तो कह दिया कि दरअसल हमदर्दी कम और नाटक ज्यादा लगता है ये वीडियो। क्या है प्रतिक्रिया आपकी? अगर बहन मायावती जी को लोगों का दुख और तकलीफ देखकर और ये भयावह पीड़ा देखकर नौटंकी लग रही है, तो राजनीति कौन कर रहा है ये मायावती जी और उनकी पार्टी बेहतर जानेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो इस वीडियो में दिखाया गया है उसने हिंदुस्तान की अंतरात्मा को अभी तक झकझोर के रख दिया है। लोग आज परेशान हैं और मैं बहुत वेल टू डू की नहीं, मैं निम्न मध्यम वर्ग की भी बात कर रही हूँ। उनको पता चल रहा है कि किस कदर लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। 43 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। आपसे कोई बाहर 2 घंटे खड़ा रहने के लिए कह दे तो आप खड़े नहीं रहिएगा, ना मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन ये मजदूर
हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है ये पैदल ही तय करके अपने जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने इनके दर्द और इनकी व्यथा की और इनकी पीड़ा की अनदेखी करी। पहले 40 दिन तो ये सुध भी नहीं ली कि ये मजदूर जिंदा है या मर गए। इस वीडियो को जारी करके राहुल गांधी किस तरह से मदद कर रहे हैं सुप्रिया? आपको मैं बताऊं किस तरह से मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, और मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, जिस दिन लॉकडाउन लगा ये बात बिल्कुल साफ थी, जिसको थोड़ी बहुत भी अर्थशास्त्र की अकल है वो ये बात बिल्कुल साफ थी कि इससे सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर प्रभावित होंगे। और इसीलिए लगातार हमने सरकार को यह सुझाव दिया कि आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिए, जो नहीं हुआ। सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी तमाम इकाइयों से व्हाट्सएप ग्रुप सेटअप किए, हमने लोगों को अनाज पहुंचाना शुरू किया। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से इन्वॉल्व हूं, मैंने महाराजगंज अपने जिले में काम किया और मैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मैंने ये काम किया है। हमने 60 लाख लोगों को एक हफ्ते पहले तक सूखा अनाज और पका हुआ भोजन पहुंचाया, 22 रसोइयां चलाई। हम जहां पर मदद कर सकते थे हम लोगों को गाड़ियां प्रोवाइड करी अपने प्राइवेट पैसे से। हम जो जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान आपको स्वीकृति सरकार से ही लेनी पड़ती है आवागमन की, और वो स्वीकृति सरकार से हमें नहीं। चलिए ठीक है, माना कि आपकी बात अपनी जगह जायज हो सकती है सुप्रिया, लेकिन मायावती जी ने क्या गलत किया? अगर उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा आपका शासन रहा है, और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 34 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी और बिहार से ही बाहर निकले हैं, तो फिर उन्होंने जो लिखा है कि दरअसल मजदूरों की इस हालत के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो क्या दिक्कत है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका रुख करते हुए जरा ये बताइए, अगर राहुल गांधी मायावती जी एक बार मुख्यमंत्री नहीं रही है, काफी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 4 बार कार्यकाल में क्या किया है? 4 बार 32 साल से हमारी सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में। हाँ ठीक है, चलिए अभी मायावती जी पर और भी सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर राहुल गांधी अपनी डॉक्यूमेंट्री जारी कर रहे हैं तो बीजेपी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी को बिल्कुल उन पर दर्द नहीं हो रहा, सिर्फ उनके संदर्भ में क्यों जारी कर रहे हैं, उनका इरादा क्या है, इस बारे में हम टिप्पणी दे रहे हैं। देखिए, मजदूरों के दर्द की बात करते हैं तो मजदूरों को सबसे अधिक दर्द दिया किसने? आज उत्तर प्रदेश और बिहार में हर दूसरा मजदूर महाराष्ट्र जा रहा है, जिस महाराष्ट्र का मैं वासी हूँ। महाराष्ट्र से मजदूर क्यों भागा? क्योंकि 96% प्रवासी मजदूरों को कांग्रेस समर्थित उद्धव ठाकरे की सरकार ने राशन नहीं दिया। मेरा आरोप नहीं, स्वयं नाम की एनजीओ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती है उसका सर्वेक्षण कहता है 8,500 करोड़ रुपए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो सेस है वर्कर्स के सेस में जमा है, उसमें से उन्होंने सिर्फ 160 करोड़ रुपए निकाले। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी सतत महाराष्ट्र में कहते रहे कि साहब आप रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को, आपके राज्य सरकार के पास 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसका पड़ा हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए बैंक की डिपॉजिट है सरकार की, और 54,000 करोड़ रुपए मुंबई महानगर पालिका की डिपॉजिट है। इसमें से बहुत थोड़ा अमाउंट निकालना है, आप कृपा करके थोड़े पैसे दे दीजिए, आपको महाराष्ट्र से मजदूर नहीं भागेगा। लेकिन हुआ क्या? महाराष्ट्र में न केवल दिया गया बल्कि सुभाष देसाई जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये बात सही है कि महाराष्ट्र आपका कर्म क्षेत्र है, लेकिन आपकी पैदाइश तो यूपी की ही है। उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास के हिस्सों में जिस तरह की स्थिति मजदूरों की बनी हुई है, और महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र में खाने पीने, ठीक है मुझे पता है कि वहां पर चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो आप निशाना साधेंगे, लेकिन आप लोगों की ओर से क्या किया गया, इस बारे में जवाब दीजिए आप। मैं वही कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे अधिक मजदूर भागे कहां से हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से भागे हैं, दूसरे नंबर पर दिल्ली से भागे हैं, तीसरे नंबर से पंजाब से भागे हैं। भाजपा शासित राज्यों से नहीं भागे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो मजदूर पहुंचा है, हर मजदूर को 1,000 रुपए की किट दी गई है। हर मजदूर को जो है उसका किराया उत्तर प्रदेश सरकार ने भरना सुनिश्चित किया। बीच में ना बोलिए कृपया, बीच में कृपया ना बोले। बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बहन जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल आपको टोक रोक नहीं था। सुनिए तो मेरी बात, गुजरात में बहुत कम लोग निकले हैं, मैं तो आपको संख्या देने को तैयार हूँ ना। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश से मैं बैठा हूँ, बिहार से हमारे एलजेपी के प्रवक्ता बैठे, जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं। आप पता लगा लीजिए ना, उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे अधिक मजदूर परेशान होकर कहां से आया। उल्टा अब सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए बहन जी, मैं आपको टोक नहीं रहा था,
बहन जी ये देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है ना आक्रोश में आता है, इसका मतलब उसका तर्क नहीं है। आप कृपया तर्कपूर्ण बात कीजिए ना, तर्क से बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मजदूरों की जो तस्वीर सामने आ रही है, आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, गुजरात को भी लेकर आइए, सूरत में किस कदर हंगामा किया है, बाकी भी दूसरे प्रदेशों को लेकर आइए। पंजाब तीनों का जिक्र कर रहा हूँ। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, तो पूरे देश की बात करिए आप। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं जी। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सबसे भी कहीं से लोग भागे हैं। और जो राहुल गांधी जी की वीडियो में जो सूटकेस पर बैठा जिस बच्चे को खींचा जा रहा है, वो कहाँ का दृश्य है? वो पंजाब का दृश्य है। साहब पंजाब से क्यों ऐसा हो गया? आपके पास तो भाई बहुत अच्छी आपको सॉल्यूशन है। पूरी बात बता दीजिए ना, पंजाब से उत्तर प्रदेश वो परिवार जा रहा था। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, चलिए हम इस पर नहीं, मजदूरों के लिए कौन क्या कर रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं जरा बीएसपी के आगरा का है, जिसको समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की उस महिला की, कम से कम फैक्ट तो क्लियर कर लीजिए। वो सूटकेस में बैठने वाली महिला आगरा में थी, पंजाब से जारी की झांसी, उत्तर प्रदेश का मामला है। आप उसको पंजाब में ले जा रहे हो, बड़ा क्लियर क्या है आपका वहाँ पे उत्तर प्रदेश का डीएम जो आपने अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग एक सेकंड, जरा बीएसपी के सांसद महोदय को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है अनुराग भदौरिया, आपके भी नेता केवल ट्विटर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जरा आंकड़ा निकाल कर बैठिए। आप कह रहे हैं 1 लाख की मदद इनको, 1 लाख की मदद उनको, पूरा काउंट करके रखा हुआ है। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, टोटल गिन लीजिए कि कितने लाख की मदद की गई है। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपके जितने भी बड़े नेता हैं सिर्फ ट्विटर वॉर वो कर रहे हैं, ग्राउंड पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उसके पहले आपके पास आना चाहूंगी श्याम सिंह यादव जी। ये मायावती जी को बीजेपी और ठीक है आ रही हूं अनुराग जी, लेकिन श्याम सिंह जी उसके पहले ये बताइए, मायावती जी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है मजदूरों की अगर इतनी दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, हमारी बहन जी का ऐसा इसलिए सोचना है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि देश में और देश के अमूमन ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में काफी समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, और कुछ ऐसी नीतियां थी, सिस्टम थे, जिसमें गरीबी और अमीरी के बीच बहुत खाई होती चली गई, बढ़ती चली गई। और गलत बात तो यह है, मतलब चिंता का विषय यह है कि जो गरीबी अमीरी के बीच में खाई बढ़ी, वो वर्तमान शासन काल में और भी बढ़ गई है, और भी बढ़ती जा रही है। इसको रोकने का कोई सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। सांसद महोदय, उन्होंने क्या किया प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए, या बाकी सब छोड़ देते हैं? लॉकडाउन पीरियड के दौरान मजदूरों की मदद के लिए बीएसपी और मायावती कैसे सामने आई, जरा इसके बारे में बताइए आप। जब भी बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही है, पहली बात तो वो थोड़ी है, दूसरी बात कि जितना समय वो रही है, वो जो गरीब हैं, निर्धन हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, सबकी बेहतरी के लिए उन्होंने जितना काम उस समय किया, उतना उस प्रोपोर्शन में और सरकारों ने 5 साल में भी नहीं कर पाई, जितना उन्होंने 6 महीने में कर दिया। अगर मेरा ख्याल है कि अगर बहन मायावती जी को एक बार कम से कम 5 साल का ही एट वन स्टेज एक कार्यकाल मिल जाता, तो शायद देश 2007 से 2012 तक क्या मायावती 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं थी? और यहाँ पर टोटल शासन मैं बता देती हूँ, बीएसपी का शासन 6 साल 10 महीने यानी कि तकरीबन 7 साल का पूरा रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती जी। वो अगर आप सबको जोड़ दीजिए तो 5 साल एक्सीड कर जाता है। लेकिन क्या है, टुकड़े टुकड़े में होने से जब तक एक आदमी सत्ता में आता है, कुछ करने के लिए सोचता है, तब तक थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसका उल्टा कर देती है। चलिए ठीक है सर, मैं नहीं जाना चाहूंगी अभी क्या किया है बहन जी ने, ये बताइए मजदूरों की मदद के लिए अभी बहन जी की ओर से या आपकी पार्टी की ओर से क्या किया गया है? देखिए, बहन जी का निर्देश है कि जिसकी जो औकात है, जो शक्ति है, यथाशक्ति, वो ज्यादा से ज्यादा जो भूखे हैं, जिनको राशन चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मदद करें, और सब लोग अपने अपने पॉकेट में करें, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए करें। ये माननीय बहन जी का बहुत सख्त निर्देश है, और हम सभी बीएसपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उसको भरपूर अपने औकात के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, करने का तो काम यह है जो सत्ता में सरकार है, और
सबसे बड़ी ब्लंडर भी उसी का है, क्योंकि सरकार को एक लॉकडाउन करते समय ये सोचना चाहिए था कि जो गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो प्रवासी हैं फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में, वो घर जाएंगे। अगर सरकार केवल 7 दिन का 10 दिन का समय लॉकडाउन के पहले डिक्लेयर करके दे देती उनको, तो कितने आराम से सारे मजदूर सब लोग अपने अपने घरों सुरक्षित पहुंच जाते और ये हाय तौबा नहीं मचती। चलिए ठीक है, इसका मैं जवाब ले लूंगी कि अगर हाय तौबा इस वक्त मची हुई है सरकार है, तो वर्तमान सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार उसने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको, ठीक है, और इस गलत काम के लिए जनता से उसे माफी भी मांगनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है, माननीय, देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ, वो कह रहे थे कि थोड़ी मोड़ी दिक्कत हुई होगी। हाँ। अरे भाई, ऐसी दिक्कत पूरे जब से देश आजाद हुआ है, हमने तो पार्टीशन का वक्त नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि पार्टीशन के बाद से ऐसी इतनी भारी गर्दिश देश की गरीब जनता पर कभी नहीं आई है, जिसको वो कह रहे थोड़ी मोड़ी तकलीफ हुई होती। ये संवेदना का सवाल है। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अनुराग आपके पास आना चाहूंगी और उसके बाद आरजेडी और जेडीयू के पास। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, मैंने थोड़े मोड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कृपा करके मेरे मुंह में यादव जी अपनी तरफ से शब्द डालने का कार्य ना करें। ये कह रहे हैं इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस का भी बीएसपी का भी है कि लॉकडाउन विलंब से किया जाना चाहिए था, लोगों पहले घर पहुंचाना चाहिए। आपकी जानकारी सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए। नहीं, हमारा ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। सच को सुन लीजिए चित्रा जी, अब लॉकडाउन के संदर्भ में नहीं, श्याम सिंह यादव जी, आपकी बातें सारी सच हो सकती हैं बीएसपी के लिए, लेकिन आप लोगों को इस बारे में सर सुनिए, इस बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए। देखिए 90 के बाद तो यूपी में शासन नहीं रहा ना, या तो बीएसपी या समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी ही वहां पर शासन में रही, तो आपकी सरकार ने वहां के लोगों को क्या किया, इस बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं आप कह रहे हैं कि हमारी मायावती जी ने कहा है कि मजदूरों की सेवा करो, और सेवा की तस्वीरें तो दिखाइए। सरकार के साथ मिलकर मजदूरों के लिए बेहतर करने की दिशा में आपकी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए था। मायावती भी 5 सालों तक प्रचंड बहुमत के साथ 2007 में मुख्यमंत्री थी या नहीं थी, कम से कम वही कर्ज उतार देती इस वक्त। हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, केवल तस्वीर दिखाने में बहुत विश्वास नहीं करते। अभी तो यही कह रहे थे कि वो जो उन्होंने राहुल गांधी ने क्यों तस्वीर दिखाई है, उसका क्या मकसद था। जब कोई तस्वीर दिखाता है तो उसको भी आप लोग ये लोग कहने लगते हैं कि सियासत करता है, और जब कोई तस्वीर नहीं दिखाता तो कहते हैं तस्वीर दिखाइए। अरे आपकी मायावती जी ने निशाना साधा है उस तस्वीर पर, आपके मुखिया ने निशाना साधा है उस वीडियो पर। उनका कहना है कि नौटंकी कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आपको अगर वो तस्वीर अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है। वो वीडियो बहुत पुराना है, आप जाके उन्हें किया है, इससे कुछ इस चीज का एहसास होता है कि सियासत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चूंकि वो पुरानी वीडियो को आप अपलोड किया है उन्होंने एक टाइम के हिसाब से, किसी पर्पज से, किसी खास मकसद से, इसलिए ये संदेह होता है कि सियासत के लिए किया गया है। लेकिन सुप्रिया श्रीनित वो कल का या आज का वीडियो तो है नहीं। ये बात तो सच है ना कि हफ्ते भर पुराना वीडियो अब एडिट करके बकायदा गानों के साथ उसको लाकर शेयर किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप जब शो करती हैं, और मैं भी टीवी जगत से आई हूँ, हम कैसे चलाते हैं शो, हम कैसे करते हैं काम, हम सुप्रिया, मीडिया में काम करना और एक नेता के तौर पर काम करना, क्या दोनों में फर्क नहीं है? क्या राहुल गांधी एंकर है या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है कि वीडियो पीछे लगाकर और आगे वीडियो? एक सेकंड सुप्रिया जी, ठीक है, बाकी लोगों को भी मैं लेकर आती हूँ, उसके बाद आराम से आप जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं जाना उस पर, मुझे नहीं जाना उस पर। जो सांसद महोदय ने सवाल पूछा है कि हफ्ते भर पहले का वीडियो है और अभी उसको चमकाने की जरूरत क्या है, ठीक है। बाकी लोग भी एक बार आ जाएं 20 मिनट से। बाकी 3 मेहमान, एक भी बार 4 मेहमान नहीं बोल पाए हैं, एक एक करके जल्दी से उनके। अब सबसे पहले आपके पास अनुराग आते हुए जरा बताइए कितने लोगों की मदद की है अखिलेश यादव ने? आप गिना रहे थे कि 1 लाख इनको दिया, 1 लाख इनको दिया, बताइए। देखिए मैं आपको नहीं, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं कि समाजवादी लोग काम करने विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी आत्मा नहीं मर गई है। ये लोग की सरकार केंद्र में भी, राज्य में भी है। इनको चाहिए था मदद करना गरीबों को, कि गरीब जो पैदल चल रहा है, जिसके पांव में छाले पड़ गए, उनको घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी थी। वो इन्होंने जिम्मेदारी से भागने की बजाय अब मुद्दे को भटकाते हैं। हम समाजवादी ने क्लियर बोला, इन्होंने बोला कि आगरा में महिला बिल्कुल महिला जा रही थी, महिला अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, उसके ध्यान समाजवादियों का गया, समाजवादी ने उसके 1 लाख रुपए से आर्थिक मदद की। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जेडीयू के बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, बिहार की लड़की है वो, दरभंगा की, जो साइकिल चला के 15 साल की बच्ची अपने बीमार पिता को लेकर बिहार तक गई है, उसकी मदद 1 लाख रुपए
रुपए की आर्थिक मदद समाजवादियों ने की। इसके अलावा अगर एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो समाजवादियों ने उसकी 1 लाख रुपए से मदद की। और इतना ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाए जिसके अंदर सांप घूमते हैं, एक बच्चे को सांप ने काट लिया, उसकी मदद भी भारतीय समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए से की। सिर्फ इतना ही नहीं, जब औरैया में एक्सीडेंट हुआ जिसमें मजदूर मारे गए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर कोई मजदूर की मृत्यु होती है चलते हुए, समाजवादी लोग उसको 1 लाख रुपए से आर्थिक मदद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हम जब मदद करने के लिए उनके आगे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करने के लिए खोजती रहती है, क्योंकि डरी सहमी सरकार है, क्योंकि गरीब मजदूरों की मदद तो करती नहीं है, क्योंकि उसको पता है हम मदद करने के लिए तो सरकार आई है। कितने लोग जिन्होंने सरकार के आगे मदद की बात कही थी उनके ऊपर एफआईआर हुई अनुराग? कितने लोगों पे बता दें आप? मैं तो आपसे बोल रहा हूं, इनके मैं आपसे बोलता रहा हूं, ये खुद ही बता देंगे, हमसे मत पूछिए। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार खुद बता देगी। तो एफआईआर रजिस्टर लिए घूमती रहती है सारा दिन, क्योंकि कोई काम ना कर पाए मजदूरों की मदद। कांग्रेस के नेताओं को तो नहीं जोड़ लिया समाजवादी पार्टी ने। कितने लोगों को ये एफआईआर कर चुके, कितना का नाम बताएं, कितने पे डिबेट हो चुकी? मैं कहता हूं कितने पे डिबेट, क्यों मेरठ पे नहीं की इन्होंने? मेरठ पे अतुल प्रधान पे नहीं की, कितनों पे की? मैं तो किसी का नाम क्यों लेना? ये तो इनको खुद पता है, जो सुनने वाले जानते होंगे कि समाजवादियों पे एफआईआर से इन्होंने रजिस्टर भर दिया। ये इनका एक ही मकसद है। क्या इन्होंने लेटर नहीं निकाला बुलंदशहर में? इनकी चिट्ठी, इनके एसपी की चिट्ठी नहीं निकली? अगर कोई मदद करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर धाराएं लगेगी। ये मेरा नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। बुलंदशहर के एसपी ने वहां से लेटर निकाला कि कोई मदद करता पाया गया, खाना खिलाता पाया गया तो उस पर एफआईआर होगी। बताइए, आपके ही सांसद कहते हैं कि ये कपड़ों से, ये क्या आपको वो लग रहे हैं, क्या गरीब मजदूर लग रहे हैं? ये कपड़ों से मजदूरों को पहचानते हैं, कहते हैं ये मजदूर, ये चोर डकैत हैं, ये चोर डकैतों की तरह रास्ते से आ रहे हैं, ये मौत के सौदागर हैं जो आ रहे हैं मौत लेके आ रहे हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं, सोचिए आप, उत्तर प्रदेश के सिटिंग मंत्री कह रहे हैं कि ये चोर डकैत है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? और ये औरैया की बात कर रहे थे अभी, औरैया में जिन मजदूरों की मौत हुई उसकी लाश को इन्होंने ट्रक में डाल के झारखंड भेज दिया। क्या झारखंड उत्तर प्रदेश क्या देश का हिस्सा नहीं है? क्या मजदूर की मौत होगी आप लाश डाल के एम्बुलेंस से नहीं भेज सकते थे? इन्होंने भेज दिया उसको ट्रक में डाल के। हम समाजवादी लोग एम्बुलेंस देने को तैयार थे, हमने उसको उनकी 1 लाख रुपए से मदद की। अरे हम सिर्फ मदद करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मेरी आत्मा नहीं मरी है। और आप ढोल भी पीट रहे हैं, बीजेपी के अनुराग भदौरिया जी इसके पहले चैनल पे मदद भी कर रहे हैं और पूरा ढोल भी पीट रहे हैं। अरे सुन तो ले, क्या नहीं मैं बता रहा हूं क्या कह रहे हैं, पता है आपको? आपको पता है ना मजदूरों की तादाद कितनी बड़ी है? अरे क्यों नहीं बताएंगे? उसमें से चंद लोगों को, एक सेकंड अनुराग जी, उसमें से चंद लोगों की मदद करने के बाद, वो भी तब जब वायरल वीडियो हुआ था। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। अरे आपकी भी कितने सालों तक सरकार रही है सर? अंजना जी, चित्रा नाम है, अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव आपका नाम रख देती हूँ मैं एकदम कायदे से। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया, मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया, मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों की तादाद है मजदूरों की, अंदाजा है इस बात का आपको? और आप लोग किसकी मदद कर रहे हैं? जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पता नहीं, फिर उसकी मदद करके उसका पूरा ढिढोरा पीटा जा रहा है, वो भी ट्विटर पर। नहीं सर, अरे किसका वीडियो वायरल हुआ? आप उसके नहीं शायद आपको पता नहीं। क्या सर अब आपके नेता मुझे सड़क पर तो दिखते नहीं है, जो ट्विटर के जरिए जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी इकट्ठा करके मैं आपके सामने हूं। ठीक है, 6 लोगों की मृत्यु का वीडियो वायरल हुआ कानपुर में एक्सीडेंट में, जिनकी हमने मदद की लाखों रुपए की, वहां पे 6 मर्जी। राजीव रंजन जी, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, बांदा में मृत्यु हुई, वहां पे श्रमिक की क्या वीडियो वायरल हुआ? अरे हम तो 52 लाख रुपए दे चुके, कितने का वीडियो वायरल आप बता रहे हैं? 2 लाख का, 3 लाख का? हम तो मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी ने क्या मदद की? चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इन तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन 3 लोग और अब तक अपनी बात नहीं रख पाए हैं। राजीव रंजन जी, जेडीयू शेखपुरा से आपके एमएलए हैं रणधीर सोनी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और उनका शब्द सुनिए। जो बाप तुमको पैदा किया वो रोजगार दिया क्या? मजदूरों के बीच जाकर इस तरह की बातें आपका विधायक कह रहा है, यही सिखाया है क्या जेडीयू ने एक ऐसे बुरे वक्त में? बोलिए। ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं और कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर हम लोगों को शर्म है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे लोग चाहे जनता दल यूनाइटेड में हो या भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में हो, बसपा में हो या कांग्रेस में हो, ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए। जो गरीबों के दर्द के साथ खुद को जोड़ नहीं सके, उनका मजाक उड़ाए, वैसे लोगों को इस शिक्षा में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपने सही बात कही कि 20 करोड़, अगर इस देश में अनुमानित 20 से 22 करोड़ मजदूर हैं, हमारे राज्य में ऐप के जरिए 25 से 26 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड कराया। 20 लाख लोग 28 तारीख तक इस राज्य की सरहद में दाखिल हो चुके हैं और
अलग अलग राज्यों से हम बसों के जरिए भी ला रहे हैं और सीमा पर जो लोग पहुंचे हैं, हालांकि उन्हें मना किया गया है कि अब वो किसी अन्य माध्यम से नहीं आए, जो राज्य सरकार तय करे उस माध्यम से राज्य में आए, लेकिन जो भी आ जा रहे हैं उनके लिए 15 ट्रेन हम लोगों ने राज्य के अंदर भी दिए हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, दुनिया ने। सर, बिहार के क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें राजीव रंजन जी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कहीं पर 6 दिनों से पानी नहीं आया है, कहीं पर लोगों को सिर्फ चूड़ा दिया जा रहा है हरी मिर्च के साथ खाने के लिए, कहीं पर बदहाली का आलम यह है कि जहां पर लोग सो रहे हैं वहीं पर कूड़े का ढेर फैला हुआ है। चित्रा जी, नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा आसान था कि कई राज्यों में जिस तरह से सीधे होम क्वारंटीन में भेज दिया गया वैसे वो भेज दिए, लेकिन उन्हें बिहार के गांव की चिंता थी और प्रवासियों की भी चिंता थी। ब्लॉक में जो हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स है, वहां क्वारंटाइन में रखने का निर्णय हुआ कि वहां वो रहेंगे और उस अवधि को पूरी करने के बाद जब घर जाएंगे तो गांव भी सुरक्षित होंगे और वो भी सुरक्षित होंगे। और जहां भी बद इंतजामी के आरोप मिले उन आरोपों की जांच हुई। कल से लगातार नीतीश कुमार जी क्वारंटाइन सेंटर खुद संवाद कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में व्यवस्थित प्रबंधन का श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो वो नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आप लोगों को तो मुख्यमंत्री जी को श्रेय देना चाहिए, इतने अच्छे काम का राजीव रंजन गिना रहे हैं और आप लोग उनकी कमी निकालने में लगे हुए हैं। इतने ज्यादा प्रवासी मजदूर अचानक से किसी राज्य में आ जाएंगे तो वहां का मुख्यमंत्री क्या करे, बताइए। चित्रा जी, हम राजीव रंजन जी लाख दावे कर ले, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। अभी 4, 5, 6 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में कहा था कि जेडीयू का मतलब है जनता का दमन, उत्पीड़न, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब ये लोग मजदूरों के नाम पर इन लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया मजदूरों के साथ, ये कहने के लिए नहीं है। हम विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते नेता विरोधी दल ने, तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया, आप बचे थे केवल इसलिए कि नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती को लालू जी और उनके पूरे खंबे ने एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आप कल तो नीतीश कुमार जी की देखिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आप लोग ज्यादातर लोग स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं, अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आएगी। राजीव रंजन जी, एक बात हो जाए मृत्युंजय जी की बात, उसके बाद जवाब आप दीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी भी बोलेंगे जल्दी से। मृत्युंजय तिवारी, इस मौके पर ये पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, इसके बजाय ये बताया कि तेजस्वी यादव मृत्युंजय तिवारी जी, पूछा जा रहा है तेजस्वी यादव कहाँ है? हमारा ये कहना है तेजस्वी यादव जी ट्विटर के सिवाय तक राहत पहुंचा रहे हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये बेशर्म लोग हैं, ये ओछी राजनीति करते हैं, अपने सरकार में रहते हुए गरीबों मजदूरों का भला नहीं कर सकते। मैंने समाजवादी पार्टी बसपा, मैंने सुना नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए शासन के राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, समाधान कर सकते। कभी मैंने नहीं सुना कि राजद ने कभी कोई प्रशंसा की हो, अपना वाइट पेपर जारी किया। राजीव जी, एक बार जरा उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मृत्युंजय जी की बात एक बार खत्म हो जाए जल्दी से। मृत्युंजय तिवारी जी, सबसे ज्यादा विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं, 80 विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं, आपने क्या किया ये बताइए जरा। हम सबसे ज्यादा राहत पहुंचा रहे हैं। प्रखंड स्तर पर लालू यादव जी के नाम पर खुला हुआ है भोजनालय और प्रशासन वहां जाकर के तेजस्वी यादव जी लालू जी का बैनर हटा रहा है, अपना बैनर लगा रहा है। इनसे पूछिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला, ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र से कितनी राशि मिली, अरविंद वाजपेयी जी क्या मदद हुआ केंद्र सरकार से। अरविंद वाजपेयी जी, बिहार सरकार में आप लोग सीधे तौर पर तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एनडीए का चूंकि हिस्सा है केंद्र में, तो बता दीजिए कि बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है क्या? और वो जो तस्वीरें सामने आ रही है क्वारंटीन सेंटर,
एक सेकेंड समृत्युंजय जी, मैं अरविंद वाजपेयी जी, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां पर बदहाल व्यवस्था, कहीं पर कीड़े निकल रहे हैं, कहीं पर कूड़ों का ढेर निकल रहा है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर खाने के लिए सामान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। चूड़ा खिलाकर रखेंगे क्या मजदूरों को आप लोग, और फिर पीठ थपथपाएगी अपनी सरकार कि नहीं हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है? इसका चित्रा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मेरा जवाब यह है कि क्या ये विपक्ष के नेता जो हैं ये क्या मौका नहीं समझ रहे हैं? कितना बड़ा संकट है, 1,22,000 हो गए केसेस और हम तीसरे नंबर पे आ गए पूरे विश्व में कोरोना के लिए। यही समय है राजनीति करने का क्या? मतलब कोई मौका गलती से भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। कोई चारा घोटाला है, कोई सफाई में डांस महोत्सव वाला है, आपसे सवाल तो पूछा ही जाएगा ना, सरकार क्या कर रही है? नहीं, अरविंद वाजपेयी जी, सरकार क्या कर रही है? जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मतलब आप चले गए चारा घोटाले पर? अब नहीं, जवाब जरूर देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए क्या इनका विपक्ष का धर्म नहीं है कि सरकार को सहयोग करे, सरकार के साथ मिलकर चले, सरकार को सजेशन दे, या उसमें मीट सरकार की जिम्मेदारी तो आप सफाई चले जाते हैं, आप जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, क्योंकि सरकार किस लिए है? सरकार छोड़ दीजिए आप, जब सरकार आपसे नहीं चलती, देश नहीं संभलता, मजदूर नहीं संभलते, फिर क्यों आप बोलते घूमते? 1 लाख रुपए देके और 20 करोड़ रुपए सफाई क्या किया आपने? क्वारंटाइन सेंटर आपने बनाया, 1 लाख रुपए देके यहाँ पे डंका पीटेंगे सफाई? अरे सुनिए ना, आपके सुन लीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए देके टिकट नहीं दे पा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं, आप डॉक्टर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, मरीजों को दवा नहीं दे पा रहे हैं, आपने पेड़ों के नीचे क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, आपने कोरोना के टाइम में लोगों को परेशान कर दिया और आप सही नहीं बात पाएंगे। आप सफाई आपको इतना खासता है, आप सफाई जाके देख लीजिए जहाँ पे जो पीने हॉस्पिटल एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि दर्शकों को कुछ समझ में आए। अनुराग भदौरिया, आपकी बारी जब आएगी तब आप बोलिएगा, ठीक है? आप पीजी मेडिकल कॉलेज आके देख लीजिए, वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है। अगर आपके नॉलेज के लिए बता दूं तो आई एम सॉरी, मैं इनको पत्ते दिखाना चाहता हूँ उनके। देखिए अनुराग जी, आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं क्या हमको सहयोग करेंगे? कांग्रेस जो है 7 साल राज किया इन्होंने और इनके पास 2 बार संकट आया। कोई मतलब नहीं है, सुनिए यार, को भटकाना चाहते हो। मैंने तो नहीं बोला गोरखपुर में नाच हो रहा, डांस हो रहा है। गोरखपुर में क्यों गोरखपुर में अवसर कराया गया बताइए ना, क्यों करवाया आपने? आई एम सॉरी, आपसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मजदूर क्यों भटक रहा है, मजदूर क्यों परेशान है, मजदूरों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते आप? तो आप कहते हैं दर्द की गोली खा लो। ये राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग, ये ताजमहल का घोटाला करने वाले लोग, हाथियों की मूर्ति बनाने वाले लोग, अरे राम भक्त के बच्चे तो पैदल चल रहे रोड पे, राम के बच्चे हैं जो पैदल चल रहे हैं, जिनके पैर में छाले हैं, जो बेचारे एक्सीडेंट से जिनकी मौत हो रही है, भूख से मौत हो रही है, ये राम के बच्चे नहीं है क्या? इनको आप राम का बच्चा नहीं समझते? इनको आप दर्द दे रहे हो? यही राम राज है आपका कि गरीब बेचारा रोड पे घूमेगा भूखा प्यासा और मौत के मुंह में घुल जाएगा। ये संकट, हम लॉकडाउन लगाए तो लॉकडाउन बगैर तैयारी के कैसे लगता है? हम लॉकडाउन खोले तो लॉकडाउन क्यों खोल दिया? हम राशन दिए तो राशन कम क्यों दिया? हम ट्रेनें चलाएं तो ट्रेनें पहले क्यों नहीं चलाई? बसें चलाएं तो बसें क्यों चला दी? ये बसों की राजनीति करोगे, मजदूरों के नाम पे राजनीति करोगे क्या? ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, समझ गई, मैं समझ गई, लेकिन इतने सारे इंतजाम भी रहते। ठीक है, अरविंद वाजपेयी तो सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजदूर क्यों दिखाई देते? की मदद कर रहे हैं, ठीक है, हम तो मदद कर। अनुराग आपके पास मैं लौटूंगी, मदद कर रहे हैं। 13 साल तो आपकी भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मजदूरों की अगर ये हालत है तो क्या आप जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका 1% भी नहीं किया। मैं तो दावे के साथ बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं, गिना भी सकता हूं। बीजेपी गिना दे। ठीक है, चलिए बीजेपी गिनाएगी। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगी, लेकिन अभी काम गिना दूंगा। इनकी तो केंद्र में राज्य में भी हमने एक्सप्रेस लेके। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आपकी तो केंद्र में भी राज्य में भी सरकार है, फिर भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है? ठीक है अनुराग, देखिए मैं तुरंत आ रही हूँ, ठीक है। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए एक बार, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, सुप्रिया उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आपने इनको गिनाते इन्होंने गिनाया कि 52 लाख रुपए की मदद इन्होंने की। किसने? जिसके जो टोटी तक चुरा ले गए, वो 52 लाख की मदद का ढिढोरा पीट रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकती हैं
भारतीय जनता पार्टी का तो आप अरे क्या बात कर रहे हो आप? मजदूर की बात होती है, आप लफादेबाजी करने लगे थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पैसा ले रहे थे, बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते। अनुराग भदौरिया प्लीज एक बार सुनिए प्रेम शुक्ला जी को। पैसा ले रहे थे ऐसे प्रेम शुक्ला, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे मजदूरों पर बात हो रही है, आप लोग कहाँ मुद्दे को भटका रहे हैं? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जी पैसा गिनते हैं और आपसे पूछा जाता है। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आप एलजेपी में भी बोल रहे हैं, आप बिहार मामले में भी बोलने लगे। आप एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, ठीक है? अब अनुराग भदौरिया, चित्रा बोल रही हूँ, 2-3 बार मेरा नाम याद कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ सवालों के साथ, लेकिन प्लीज मैं जब सवाल पूछूं तभी आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया की आवाज को धीमा किया जाए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है? देखिए उन्होंने कुल मिलाकर गिनाया तो 52 लाख रुपए की मदद गिनाई। कुल कितनी गिनाई? 52 लाख रुपए की मदद। भारतीय जनता पार्टी का 1 करोड़ कार्यकर्ता, प्रति कार्यकर्ता 5 परिवारों के हिसाब से 5 करोड़ परिवारों को प्रतिदिन भोजन दे रहा है। ये छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। अब इसके अतिरिक्त कामों की एक लंबी सूची गिनाई जा सकती है। इन्होंने तीनों जन ने मिलकर, जो बसपा ने, सपा ने, कांग्रेस ने, तीनों ने मिलकर एक ही चीज बार बार उठाई कि लॉकडाउन के समय मजदूरों को आपने उस सप्ताह जाने क्यों नहीं दिया? 1 सप्ताह जाने देते, फिर उसके बाद बंद कर देते, किसी को संकट नहीं होता। साहब, अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है कि वहां 1 सप्ताह देरी से लॉकडाउन किया, 30,000 अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अमेरिका की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन मिलाकर आप देख लीजिए, उस अनुपात में कर लीजिए तो हजारों लोगों के प्राण जाते। सिर्फ हम जो है आज जो हमारा डेथ का फिगर 3 से 3.5 प्रेम शुक्ला जी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन सवाल उठेंगे ना कि ऐसी बेबसी की स्थिति में भी जब इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्राइसिस का सिचुएशन है, आपको कांग्रेस बसें भेजती है और आप खाली बसें वापस करवा देते हैं। आप उसमें भी ढूंढते हैं राजनीति, आप उसमें भी देखते हैं कि कितनी 2 व्हीलर है, कितनी 4 व्हीलर है और कितनी एम्बुलेंस है। टूटा रिक्शा, एम्बुलेंस, जी मैं बोल सकती हूँ, बस भेजी का वो फ्रॉड कर रहे थे। कांग्रेस फ्रॉड कर रही है, बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते जा रहे हैं, हमें चुपचाप बैठ के सुनो कितना यहाँ पर। ये झूठ है कि आप 420 केस में है, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को हड़पने के मामले में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बेल पे है, आप झूठे हैं। अरे झूठ है, अच्छा बेल पे नहीं है वो, आप दम में चूर हैं, आपको सत्ता का लोभ है, ये है आपकी असलियत। चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए। चित्रा जी, मैं डिबेट पे हूँ तो मैं बोलना चाहती हूँ, तो कोई मतलब नहीं प्लीज आप अपनी बात कह भी रही हैं, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन सुप्रिया, आप लोगों के वहां भी तो पॉलिटिक्स जारी है ना, आपकी भी इतनी राज्य सरकारें हैं, पहले ही बसों में भेजकर भर देते। और ये जो 36 लाख का, चोर सुनने की आदत डाली है। ठीक है, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, 36 लाख का जो बिल पकड़ाया जा रहा है बीजेपी को, ये क्या है? आप भी तो पॉलिटिक्स कर रही हैं ना पूरे मामले पर। आप लोग भी क्या गंभीर हैं मजदूरों को लेकर? आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हम मजदूरों पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं। वो लोग जो बेबस हैं, जिनके पास आज ना रोजगार है, ना वेतन है, पैदल घर चल रहा है, थोड़ी तो सहानुभूति, थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए। हम लोग आपसी में गाली गलौज कर रहे हैं, राजनीति का ये स्तर हो चुका है। अपने अपने पार्टी गाली गलौज कर रही है। आप चुप रहिए और मुझे बोलने दीजिए। न्यूज़ चला रही है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया की बात हो जाए। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, वक्त की कमी है, एक बार उनका जवाब तो हो जाए। देखिए, आप इतनी ऊंची राजनीति मत करिए। जल्दी से सुप्रिया, जल्दी से अपनी बात खत्म करें। आपने ये पहले भी बोला था और मैं आपने दोबारा भी बोला, तो मैं बता बिल्कुल मैं आपके बीच में नहीं बोला था सुप्रिया जी, कर नहीं सकते। आपकी आदत से बीच में झूठ का सहारा लेते हैं। चित्रा जी, झूठ बोलना, 420 करना, फिर राजस्थान परिवहन निगम ने सरकार को लिस्ट भेज दिए, वो 1032 बसें थी, उनको नहीं यूज किया गया। जो योगी सरकार बिल की बात कर रही है, अब असलियत सुन लीजिए। 18 अप्रैल को और 27 अप्रैल को परिवार का बस घोटाला, राजस्थान सरकार को 102 जो बसें थी उनके बारे में पूछा कि हमें बिल भेज दीजिए। प्रेम शुक्ला जी चुप रहिए अब और सुनिए बात सुनने की आदत डालिए। झूठ बोलते हैं आप लोग। 18 और 27 अप्रैल को नहीं है, आपने बिल मंगाया, बिल 8 मई को आया, 8 मई से अभी तक आज उस बिल की क्यों बात कर रहे हैं? ये सरकार टू सरकार था। नरेंद्र मोदी गुजरात में मिनिस्टर थे, उन्होंने केरला को 102 करोड़ का बिल भेजा था हवाई जहाज यूज करने का। मुझे लगता है कि एक एक करके अपनी बात रखते तो हम ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंच पाते।
राहुल गांधी ने मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। उसका यह कहना है कि दरअसल हमदर्दी कम और नाटक ज्यादा कर रहे हैं राहुल गांधी। इन सब के बीच मजबूर मजदूरों पर इस देश की सियासत जारी है। ये कहां पर जाकर खत्म होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।